फिलहाल तो हमने लास्ट वाले में कहाँ तक देख लिया था, दबाव संबंधी पे आने वाले थे हम, ताप संबंधी पे अचानक से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी तो रुकना पड़ा हमें। लेकिन अभी क्या है, हमने देखा था कि अगर हम बहुत तेज़ी से रिकॉल कर लें कि हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम देख रहे थे, ठीक है। आंतरिक संरचना में हम लोगों ने ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है, परिभाषा देखी तो हमने देखी थी कि आंतरिक संरचना से मतलब है जो भूगर्भ के अंदर कैसी रासायनिक संरचना है और भौतिक दशाएं कैसी हैं। फिर हमने देखा था कि रासायनिक संरचना से क्या मतलब है, रासायनिक संरचना से हमने मतलब जाना था कि मतलब जो उसके तत्व और खनिज अंदर उनका अध्ययन करना, वो रासायनिक संरचना पता करेगा। और भौतिक दशाओं से मतलब क्या है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के निर्माण में चट्टानें हैं तो उन चट्टानों का अध्ययन, चट्टानें कैसी हैं, किस अवस्था में, ठोस में, द्रव्य में, गैस में, तो ये हमें ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब क्या हो गया, रासायनिक संरचना का अध्ययन करना और भौतिक दशाओं का पता लगाना, उसका अध्ययन करना, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परिभाषा में देखा था। फिर हमने देखा था कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हमें क्यों जरूरत है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उद्देश्य क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमने देखा था कि पृथ्वी के सतह पर जो कभी कोई भू आकृति को निर्माण हो रहा है, किसी का विनाश हो रहा है, कोई ज्वालामुखी आ रही है, भूकंप आ रही है, सब जो घटनाएं क्रियाएं हो रही हैं, ये पृथ्वी के नीचे कुछ अंतर्जात बल है, वो बल के कारण ये सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। तो उन बलों का हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि उन बल कैसे वो बल लगते हैं, कब कौन सी चीज़ बनती है, कब कहीं बिगड़ रही है, कहाँ ज्वालामुखी आ रही है, कैसे भूकंप आ रहा है, उन बलों का हमें ज्ञान होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम जान लेंगे तो। जी हाँ, बारिश होने लगी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसलिए, और दूसरा हमने एक देखा था कि भाई कि जो मानव के संसाधन है वो उसमें से नीचे से निकलते हैं, मानव के मानवीय संसाधन है, इसलिए हमें थोड़ा ज़रूरी है। फिर हमने देखा था कि जलमंडल, वायुमंडल, तुषारमंडल, सब जो ये पृथ्वी की कहीं ना कहीं अंदर की जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनसे संबंधित है, इनकी बनने की उत्पत्ति जलमंडल, वायुमंडल की, इसलिए हमें संरचना पढ़ना जरूरी है। भू चुंबकत्व के बारे में देखा था हमने, और पृथ्वी की हमें अगर आंतरिक संरचना के बारे में अंदर पता लगा लेंगे तो हमें ये भी लगभग पता लग जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का वर्तमान दशा कैसे है, पृथ्वी का भविष्य में आगे क्या होने वाला, पृथ्वी के साथ क्या होगा, कि पृथ्वी होते होते ठंडी हो जाएगी या जो घूम रही घूमते घूमते रुक जाएगी, कुछ भी ऐसा कुछ भी आइडिया करके ये हमें पता चल जाएगा। और ये पूरा स्थल मंडल के हिसाब से हम देखेंगे कि स्थल मंडल में ये पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे तो हम समझेंगे और चीज़ें। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उद्देश्य देख लिया कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हम पृथ्वी की संरचना हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखें ठीक है चलो पृथ्वी की संरचना का हमें जरूरी है, अंदर की संरचना जानना जरूरी है। फिर हम देखें तो हम इसको पता कैसे लगाएंगे, स्रोत क्या है हमारे पास, तो हमने स्रोत में फिर देख लिए थे कि स्रोत में हमने क्या देख लिए थे सोर्सेज में, कि एक डायरेक्ट सोर्स देखा था हमने और एक इनडायरेक्ट सोर्स, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखे थे। ठीक है, प्रत्यक्ष में हमने डायरेक्ट में देखा था, ड्रिलिंग देखा था, प्रवेदन, और हमने देखा ज्वालामुखी। फिर हमने देखा था ठीक है ड्रिलिंग से हमें बहुत चीज़ें 4-5 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने देखा दक्षिण अमेरिका में, और रूस में हम लोग वहाँ तक पहुंच गए थे, कहाँ थे 11 से 12 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, कोला प्रायद्वीप तक हमने ऐसे देखा था। फिर हम देखा था कुछ डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत हम सीमित जानकारी निकाल पाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पता है 6371 किलोमीटर की तो पृथ्वी की त्रिज्या है, इतने गहराई तक हमें जाना है, लेकिन पहुँच कहाँ तक पाए, अभी 4-5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो जाता है, 30-50 किलोमीटर, इतने ज़्यादा, उससे ज़्यादा अभी हम अछूते रह गए। तो हमने कहा ठीक है इनकी जानकारी आपको मिल रही है प्रवेदन से, ठीक है, और ये डायरेक्ट जानकारी मिल रही अच्छी है, हमने देख लिया, लेकिन हम अभी बहुत सारे गहराई तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमारे पास सीमा रह गई है, यानी लिमिटेशंस लगती है, इसलिए हमें दूसरी जगह पढ़ना पड़ेगा। फिर हम देखा कि डायरेक्ट सोर्सेज में एक देखा था कि ज्वालामुखी देखा हमने, ज्वालामुखी भी, लावा भी तो नीचे से निकल रहा है, मैग्मा जो नीचे, मैग्मा ऊपर से आ रहा है तो वो भी नीचे से आ रहा है, तो हम उसका अध्ययन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा नीचे क्या है। तो हमने वो भी देखा कि वो भी बहुत, हमें नहीं पता कि कितनी गहराई से आ रहा है, लेकिन अनुमान से पता चल गया कि 2900 किलोमीटर के आसपास से आ रहा है या 3000 किलोमीटर के आसपास से आ रहा है, लेकिन आ रहा है ठीक है। वो जब भी हमारा 3000 किलोमीटर छूता रह रहा था हमसे, क्योंकि 6000 तक की टोटल है और 3000 तक तो अलावा आ रहा है, उसके नीचे का रह रहा है हमारे पास, या हमें ये भी नहीं आइडिया कि 3000 जो हमने ऐसे देखा कि लास्ट वाली वीडियो में नहीं देखा था, 3000 तक मान लो ये है 3000 किलोमीटर तक, ये भी नहीं पता कि वो कहीं पे है लावा, कहीं पे नहीं है लावा, कहीं पे लावा है, यहाँ पे ऐसे करके पृथ्वी के अंदर है। हम वो अभी जब आंतरिक संरचना देखेंगे और तब समझ में आएगा कि कहीं पे लावा है, कहीं पे तो कहाँ से। फिर हमने देखा था कि लावा को एक संग तो नहीं पता कर पाएंगे, सबसे ठंडा लावा भी 800 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये भी हमने देखा था कि हम एक संग लावा से तो पता निकाल पाएंगे। तो लावा से बहुत जानकारियाँ नहीं निकल पा रही थी हमारे पास, सीमित जानकारी हो रही थी, तो हमने देखा था फिर इसके हमने इसको डायरेक्ट को एक सबअप करके एक लाइन लिख दी थी कि जो प्रत्यक्ष स्रोतों से जानकारियाँ प्राप्त हैं हमें बहुत सीमित जानकारी है, अतः विश्वसनीय जानकारी के लिए हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, हम उस पर अप्रत्यक्ष स्रोतों की तरफ बढ़े। अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने बहुत सारे देखे थे, ताप दाब घनत्व संबंधी दशाएं देखी, फिर हमने ऐसे गुरुत्व देखा, ठीक है, भू चुंबकत्व देख लें ऐसे गुरुत्व संबंधी, उसके बाद में हमने उल्का पिंड ऐसे करके लिखे थे सब। तो हमने इसमें जो ताप और दाब और घनत्व ये तीन एक साथ हमने लिखे थे, ताप दाब घनत्व संबंधी दशाएं लिखी थी। तो हमने इसमें ताप संबंधी साक्ष्य देख लिए थे, हमने देख लिया था कि ताप संबंधी कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ रहा है।
तो उसको तापमान की वृद्धि दर देख ली थी, प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा था, जिसको भूताप की प्रवणता बोलते हैं ना, ठीक है, जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। तो वो हमने देखा था, लेकिन फिर हमने देखा था, फिर फाइनली एक सबब कर लिया था, क्या कर लिया था कि नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी हो रही है, ये हमने देख लिया था। और फिर हमने ये भी देखा था कि बता नीचे जाने पे क्यों हो रहा है, तो उसके 3 कारण बताए थे कि भाई एक ने कारण बताया था कि पृथ्वी की अवशिष्ट ऊष्मा बची ऊष्मा, इसके कारण नीचे जाने पर हमें गर्मी मिल रही है, लेकिन वो इतना जमा नहीं कि अब तक तो ठंडी हो जानी चाहिए, इतना टाइम हो गया पृथ्वी बने हुए। फिर हमने देखा था, एक कारण देखा था कि दबाव पड़ रहा है भैया, इस वजह से नीचे गर्मी हो रही है, अणु सिकुड़ जाते हैं तो गर्माहट पैदा हो रही है, उसके बीच में घर्षण लग के, तो फिर वो भी इतना नहीं कि कई बार दबाव के साथ चट्टान टूट जानी चाहिए। फिर हमने देखा था एक कि पृथ्वी के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, यूरेनियम थोरियम ऐसे करके, उनके कारण जो ऊष्मा जनरित हो रही है, विमोचित हो रही है, उनके कारण हमें नीचे गर्माहट मिल रही है। तो वो हमें सबसे उपयुक्त लगा कि हमने देखा था अगर कोई कारण पूछे कि पृथ्वी में नीचे जाने पर गर्माहट मिल रही है, लेकिन उसका कारण क्या है, तो आप कारण पहले का सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण, ठीक है। बाकी वो दो पॉइंट है वो भी कि बची कुछ उसमें रह गई, पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला थी, अभी ठंडी हो रही, धीरे धीरे ठंडी हो रही है, तो इतना उसमें बची हुई है, एक न कहीं दबाव पड़ रहा है, इस वजह से गर्माहट मिल रही है। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया ये है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण। फिर अब दूसरी हेडिंग डाल लो, मतलब ये दाब घनत्व दाब संबंधी साक्ष्य, कि अब हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखनी है, ठीक है, दाब संबंधी साक्ष्य, इसमें हम देखेंगे कि हमें ये पता है कि हमें नीचे जाने पर क्या मिल रहा है, और हम नीचे गहराई पे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, जो तापमान है वो बढ़ता है, ठीक, ताप बढ़ता है, हमें पता चल गई थी। हमने देखा था कि कुछ टाइम तक प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, फिर बाद में दर तो कम हो जाएगी तापमान बढ़ने की, लेकिन तापमान तब भी बढ़ेगा, दर कम हो जाएगी बस। तो फिर हमने देखा कि अब वैज्ञानिकों के अनुसार मिल रहा है कि नीचे जाने पर ना, कि यहाँ पर जो चट्टान ना, कुछ चट्टानें हैं जो वो प्लास्टिक अवस्था में पाई जा रही हैं, अर्धगलित जिसे बोलेंगे, अर्धगलित प्लास्टिक अवस्था में पाई जा रही हैं, कि हमें नीचे जाने पे अब इस दबाव से हमें तापमान से हमें उसका तापमान पता चल गया, दबाव संबंधी या दाब संबंधी या दबाव संबंधी, ठीक है। दबाव कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक दिन में बात करती क्लास में कैसे लिखेंगे, फिर से आ जाओ, 1 2 3 4, मतलब दोनों में पेट नहीं चिरा हुआ है, इसमें दोनों में पेट चिरा हुआ है, इसमें एक में है दूसरे में नहीं है, थर्ड वाला ना ये, ठीक है। दबाव है ना। और फिर हमने देखा था कि जवाब लिखना है हमें, तो हमने उस दिन ये भी देखा, जवाब सवाल जवाब वाला होता है, उसमें कैसा लिखेंगे, उसमें भी यही हो जाएगा, है ना, जवाब लिखना है, जवाब सवाल जवाब कहते हैं। अगर हमें जा कर दे, कहाँ पे करें जा, ये इसमें सवाल जवाब कैसे लिखेंगे, इतनी जल्दी मत भूला करो, अच्छी ये बट लास्ट वाला है ना, ये वाला लास्ट वाला है, ठीक है। जवाब लिखना है तो हमें कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सवाल जवाब, ठीक है, जवाब और दबाव जवाब, ठीक। तो अब इसको याद रखिए, दबाव संबंधी साक्ष्य, ठीक है। अब देखेंगे तो हमें पता चला कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि नीचे प्लास्टिक अवस्था में कुछ ऐसे पाई जा रही हैं। फिर हमने वो देखा कैसे है कि भाई ऊपर से जब चट्टानों का प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है, तो उसके अणु आपस में सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम, मतलब ये आपने पढ़ा है ऐसे, पी प्रेशर को पी, मतलब दबाव को पी से रिप्रेजेंट करते हैं साइंस में, प्रेशर बोलते हैं इसे, ठीक है। और वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को, और फिर डेंसिटी बोलते हैं घनत्व को, ठीक है। तो इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम को कैपिटल पी से, और प्रेशर को कैपिटल पी से, ठीक है। स्मॉल पी लिख दिया तो ये हो जाएगा संवेग, मोमेंटम, ठीक है। और कैपिटल डी हो जाएगा क्या, यही पता करना है, चलो ये सब में रिप्रेजेंटेशन लगाए, और स्मॉल बी लिख देंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, ऐसे करके। तो इसलिए ध्यान रखना, कैपिटल बी का मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर आप दबाव आप बढ़ाओगे, यानी कि इसका मतलब इंक्रीज़ करना, मतलब जैसे दबाव लगेगा तो ऐसे करके, लेकिन वो एरो अब सब साइन करते हैं, तो बढ़ाने का मतलब होता है ये ऐसे इंक्रीज़ कर रहे हो, यानी कि अब ऐसे और दबा रहे हो। तो दबाव बढ़ाओगे तो क्या होगा, आयतन कम होगा, ठीक है। आयतन मतलब किसी चीज़ का आयतन होता है जितना फैलाव ऐसे कर, जब दबाव बढ़ाओगे तो सिकुड़ेंगे, अणु सिकुड़ेंगे, तो आयतन जगह कम घेरेगा वो, तो ये आयतन कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगी, यानी घनत्व बढ़ेगा। घनत्व का मतलब होता है कि कितने अणु पास में चिपटे हैं, और घनत्व क्या है, अगर अणु बहुत बहुत दूर, यानी कि ये अगर कोई चट्टान है, इसके अणु ऐसे 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 फैले हुए हैं, तो इसका आयतन अभी देखो इतना बड़ा है, आयतन अब जब इस पर प्रेशर पड़ेगा
तो आयतन हो गया छोटा, अब इतनी जगह घेरा था, अब इतनी जगह घेरने लगा, और अणु आ गया पास पास और पास पास, तो अब क्या हो गया, घनत्व हो गया इसका बढ़ गया। अब घनत्व का बढ़ने का मतलब क्या, अणु पास पास कम घने जितने घने हो गए, ठीक है, घनत्व का मतलब जितना घना हो जाना है ऐसा करके, तो ये ज़्यादा डेंस हो गया तो इसका घनत्व बढ़ा हुआ मान लें, इसका यानी घनत्व ज़्यादा है, आयतन कम है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है इस पर, इसका क्या है, घनत्व कम है और आयतन ज़्यादा है और प्रेशर इस पर कम है, इसके मुताबिक, इसके तुलनात्मक तौर पे बनना, तो प्रेशर अपने हिसाब से नापा नहीं जाएगा, वो तुलना करके बताओ, ऐसा नहीं बताओ कि प्रेशर ज़्यादा है, आप नहीं कह सकते कि इस पर अगर इतना प्रेशर पड़ रहा है 5 का मान पड़ रहा है तो आप कहोगे ज़्यादा है, तुलना ये ज़्यादा तब माना जाएगा अगर मान लो किसी पे 1.5 पड़ रहा है तो इसको ज़्यादा कह पाओगे, तो किसी पे 7 पड़ रहा होगा तो ये कम भी हो जाएगा, तो ये तुलनात्मक होते हैं, तो इसके मुताबिक इस चीज़ के मुताबिक इस पर कम प्रेशर है और इस पर ज़्यादा प्रेशर है, अगर कुछ छोटा हो जाएगा तो अब इस पर ज़्यादा हो गया इसके मुताबिक, ये तो तुलनात्मक हो गया ना, तो ये कंपेरेटिवली, यानी कि किसी की हाइट कोई ज़्यादा बड़ी ज़्यादा कम नहीं होती है, जैसे अगर मेरी हाइट अगर ज़्यादा थोड़ी है कि किसी से और कोई बड़ा आ गया तो उससे कम हो जाएगी, तुलनात्मक तौर पे ये कुछ ऐसी इकाइयाँ होती हैं तुलनात्मक तौर पे होती हैं, वो कभी भी अपने आप में फिक्स नहीं होती हैं, कम बढ़ होती रहती हैं। तो इन्होंने कहा कि नीचे जाने पर जो आपको पता है गर्मी मतलब गर्मी बढ़ रही है नीचे जाने पर, तो नीचे जाने पर जब गर्मी बढ़ रही है इसका मतलब है कि कुछ चट्टानें हैं वो पिघल जा रही हैं और द्रव गैस में हो जा रही हैं, तो ऐसे फिर निकल के आया कि ठीक है, तो दबाव के संबंध में देखा कि जब हमने पता कर लिया ना नीचे जाने तापमान बढ़ रहा है तो कुछ चट्टानें प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है, वो कैसे है, वो क्या बन रही है, कुछ प्लास्टिक अवस्था में कैसे आ रही है, ये हमें पता करना है। तो जैसे क्या है, हमने ऐसे लिखा कि अगर मान के चलते 3 दशाएं माने कि हमें पता है तापमान तो बढ़ नीचे है, तो प्रेशर इसका मतलब P, अगर P ज़्यादा है ठीक है और T कम है, T का मतलब तापमान, प्रेशर इसका मतलब प्रेशर यानी कि दबाव ज़्यादा है और तापमान कम है, तो इसका मतलब सोचो कि अगर इस पर क्या है, इसमें तापमान कम है कि गलनांक होता है कि मेल्टिंग पॉइंट, कि ये गल जाएगी, कब ये गल जाएगी चट्टान, इस पर जब गर्म होगी कब जल जाएगी, एक मेल्टिंग पॉइंट है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चट्टान है, हालांकि चट्टान होंगे इसके अंदर इसके खनिज होंगे, ठीक है, चट्टान में खनिज से मिलकर बनी होती है, खनिज तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, तो चट्टान मतलब ऐसे लिख लो, चट्टान जो होगी वो खनिज से मिलकर बनती है, यानी खनिज से बनती है, और जो खनिज होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तत्वों से, ठीक है, कि लिखो, तो चट्टान होती है ना, तो कई सारे खनिज मिलकर चट्टानों को बनाते हैं, एक चट्टान होगी उसके अंदर कई सारे खनिज होंगे और खनिज तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो मैं यह बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि प्रेशर अगर इस पर ज़्यादा पड़ेगा और तापमान कम होगा इस पर, यानी कि तापमान कम है यहाँ पर, तो ये चट्टान क्या होगी, ठोस अवस्था में होगी अभी, यानी कि जो आपने पहली कंडीशन ऐसे लिखोगे इसमें 3 दशा बनेंगी, यानी कि प्रेशर अगर ज़्यादा होगा और तब तापमान कम होगा तो चट्टानें जो होंगी वो ठोस होंगी, हमें ठोस मिलेंगी, ये तो बात समझ में आ रही ना कि प्रेशर ज़्यादा पड़ा और तापमान कम है तो ये गलनांक गल ही नहीं पा रही है अपनी अवस्था में, गलनांक प्राप्ति नहीं होंगे 600 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तापमान कम है, मान लो तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, प्रेशर पड़ा है, तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर एक अवस्था वो आएगी, हम वाली भी एक्सेप्शन में बाद में पढ़ेंगे कि इतना प्रेशर पड़ गया, तापमान कम है, तापमान 600 से कम है, 500-400, तो ये गलेगी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर दबाव इतना पड़ गया कि टूट गई तो झेलने की क्षमता इसकी नहीं, उस हिसाब से वो हम एक्सेप्शन केस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इतना मानने चल रहे हैं कि इतना दबाव नहीं पड़ रहा कि ये टूट जाए, तो हम क्या करेंगे, दबाव ज़्यादा है और तापमान कम है तो ठोस चट्टान बनेगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या हम देखेंगे कि यहाँ पर दबाव कम पड़े तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तो चट्टानें क्या हो जाएंगी, चट्टानें, अब देखो तापमान ज़्यादा है, दबाव कम पड़ रहा है, तापमान 600 से भी ज़्यादा होगा, दबाव कम पड़ रहा है तो और फैलेगी, दबाव कम पड़ेगा तो आयतन ज़्यादा फैलेगा, और जब कोई ज़्यादा फैली हुई चीज़ होगी तो जल्दी गर्म होगी, जल्दी जल जाएगी, जब जितने पास में जितनी चिपटी होगी तो उसे जलने में देर लगेगा, गलनांक होने में देर लगेगी, ठीक है, तो कुछ है ना, तो इसका मतलब क्या है, जब अगर प्रेशर कम होगा और तापमान ज़्यादा होगा तो चट्टानें द्रव में होंगी, द्रवित अवस्था में होंगी, ठीक है, या गैसीय अवस्था में पा जाएंगे अपने आप को, गैसीय अवस्था में, जब वो इतनी जल जाएंगी इतनी हो जाएंगी गैसीय अवस्था में, वो छिद्र वगैरह होते हैं ना, वोल्केनो वाले ऐसे छिद्र कहीं पर, या चट्टान धरती में कहीं ऐसे छिद्र है तो इसमें से गैस हवा निकल जाती है, गर्म हवा से निकल, तो गैसीय अवस्था बन के निकल जाएंगे, तो या तो द्रव अवस्था में चट्टानें या गैसीय अवस्था में पहुँच जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है। अब तीसरी कंडीशन ये हो रही कि P और बराबर T अगर हो, यानी कि प्रेशर और बराबर तापमान बराबर हो, तब क्या स्थिति बनेगी, यानी कि तापमान जितना है और इतना ही दबाव उसी हिसाब से पड़ रहा है, दोनों बराबर है, तब स्थिति क्या बनेगी, तब वो अवस्था आएगी प्लास्टिक वाली। अब वो कैसे आएगी हम देखते हैं, हम प्लास्टिक या अर्धगलित बोलेंगे, अर्धगलित प्लास्टिक समझते हो कैसे, प्लास्टिक जो होती है ना उसको अगर हल्का से गर्म कर दो कैसे रबड़ की तरह से फैल के हो जाती है, ये अवस्था चिपचिपी जो अवस्था होती है, यानी चिपचिपी बोलोगे, चिपचिपा पदार्थ भी बोलोगे,
चिपचिपा, मतलब चिपचिपी कोई अवस्था नहीं, चिपचिपी अवस्था या चिपचिपा पदार्थ बोलो, चिपचिपा पदार्थ है ना। कोई प्लास्टिक ले लो, ऐसे उसे गर्म कर दो, चिपचिपी बन जाती है बिल्कुल बहुत बड़ी तरीके। हालांकि अपने हाथ से छूंगे तो उसमें खाल वाल चिपक जाएगी, लेकिन क्या, लेकिन देखी तो होगी कहीं ना कहीं। तो ये अब इसको समझते हैं, ये कंडीशन क्या, ये तो समझ में आएगा बहुत कि भाई अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, तापमान कम है तो सिकड़े होंगे तो ठोस बन जाएगी चट्टान, और अगर प्रेशर कम पड़ेगा और प्रेशर जब कम पड़ेगा तो फैली हुई थोड़े अणु थोड़े सिकड़े कम होंगे, और तापमान ज़्यादा डलेगा तो जल्दी गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे, द्रव हो जाएंगे, पिघल जाएगी, या तो वो लावा नीचे बन जाएगा मैग्मा, और या फिर गैस की अवस्था पा लेगी वो, ठीक है। और जो प्रेशर और तापमान जब बराबर, तब कंडीशन क्या हुई, तो मान लो ऐसे है कि कोई एक कोई चट्टान है, इसमें खनिज है बहुत सारे, ठीक है, ऐसे मान लो ABCD PQ RS ऐसे कुछ भी मान लो। जैसे एक खनिज, मैंने कहा चट्टान खनिज से मिलकर, तो चट्टान के अंदर मान लो एक खनिज है, A है, B है, ठीक है, और C है, ऐसे 3 खनिज मान ले रहे हैं। इनके नाम हमने कुछ अलग होंगे, लेकिन नाम ABC मान लिए, और भी मान सकते हैं, बहुत सारे खनिज से मिलकर है, APQRS कुछ भी मान लो अलग से। तो ये जो खनिज है मान लो, ये सतह पर अभी सतह पर है, ठीक है, अगर पृथ्वी के ऊपर चट्टान पड़ी हुई है अभी, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर एक चट्टान रखी हुई है, तब सतह पर मान लो इस पर क्या है दबाव, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको मिल जाए तो ये खनिज गल जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मान लो 450, और ये मान लिया 600 मान लिया हमने, ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी चट्टान को अगर हम ज़मीन के अंदर ले जाएं, नीचे ले जाएं, ठीक है, कई गहराई तक ले जाएं, फिर इस चट्टान को यहाँ डाल दें अब हम, ठीक, इसके चट्टान का अब ABC, अब क्या होंगे, अब सोचो इस पर दबाव, अब ये चट्टान, इसका दबाव पड़ने लगा, ये चट्टान ऊपर की परत है, इनका तो दबाव पड़ा होगा इन पे, तो जब दबाव पड़ा हुआ इनके अणु आपस में सिकड़े होंगे, ठीक है ना, इनके अणु जब आपस में सिकड़े होंगे, इन खनिज के भी अंदर तत्व जो अब वो सिकड़े होंगे, तो इसका 400 से मान लिया अब कितना हो गया कि अब ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा जाके, यानी कि अब इसको तापमान ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इसके ज़्यादा पड़ा, जब ठोस हो जाएगा पास में होंगे तो ज़्यादा कम देर में गलेगा, और फैले होंगे तो जल्दी जल जाएगा, गल जाएगा। तो ये 600 मान लिया, इसको मान लो 650 मान लो, और इसको मान लो 800, ये इसका हो गया 800, ठीक। अब प्रेशर और तापमान जब बराबर होगा, अब इस पर, अब यहाँ पे, अब देखा हमने क्या, जब ऊपर से ले गए, अब इस पर प्रेशर तो पड़ा, अभी चट्टान सतह पे थी अभी रखी हुई, अब जब इस पर प्रेशर तो पड़ा, आपने प्रेशर डाला कुछ उस पर से, पी पड़ा, ठीक है, अभी पी कम नहीं हुआ, हम देखा ना पी पड़ा, इसका मतलब वैसे तो इंडिकेशन वाले में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कम करना, और इसका मतलब होता है ज़्यादा करना, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, अब इस पर लग रहा है। और तापमान, अब इसमें नीचे जाने पर तापमान भी तो बढ़ेगा, नीचे जाने पर हमने देखा पीछे बढ़ा, तापमान वृद्धि दर हो रही है, लेकिन तापमान की वृद्धि दर कमी हुई है, लेकिन कितना नीचे पहुँच गया ये मान लिया हम नहीं मारा। तो जब तापमान भी पड़ेगा इन पर, तो मान लिया अगर और भी खनिज है, मान लो MNQ या और मान लिया, तो कुछ खनिज ऐसे होंगे जो और खनिज होंगे जिनके वाले एक मान लो M मान लो, एक N मान लो, ठीक है। तो ये तो 600, 650, 800 होगा। तापमान मान लिया यहाँ पे, तापमान यहाँ पे 700 है, जब अभी ऊपर यहाँ पे तापमान था, यहाँ पे ऊपर मान लो तापमान कितना, ऐसे मान लिया कि तापमान है 300 पे भी निकलेगा, या 300 मान लिया, या 350 मान लिया। तापमान यहाँ पे T कितना, 350 है ऊपर अभी सतह पर, ठीक है। तो सतह पे कोई नहीं गलेगा, यहाँ पे 350, ये तो 400 पे गलेगा, ये 450 पे गलेगा, 600 पे गलेगा, यहाँ पे 350 है। लेकिन जब नीचे जाएगा तो तापमान तो बढ़ेगा, तो अब मान लिया तापमान हमने मान लिया 700 हो गया, अब नीचे आने पर तापमान हो गया 700, ठीक है। और यहाँ तापमान बढ़ेगा, तो हमें अब ये नहीं हम कहाँ ले जा रहे हैं। और प्रेशर यहाँ पड़ा, तो प्रेशर पड़ा, प्रेशर ने अपना कमाल कर दिया, ये इनका गलनांक बढ़ा दिया, ये गलनांक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिलेगा तब हम गल जाएंगे भाई। तो तापमान जब दबाव पड़ेगा तो हम पता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 400 से ये 600 हो गया, ये 450 से 650 हो गया, ये 600 से 800 हो गया। अब क्या, तापमान भी ऊपर था, तापमान नीचे जाने पर तापमान नहीं बढ़ेगा, तो हमने मान लिया तापमान बढ़ गया 700। तो क्या है, अभी ये बढ़ने के बावजूद, अभी ये A और B यहाँ पे पिघले नहीं थे, या बिल्कुल ठोस थे, बने हुए थे, लेकिन अब ये A और B पिघल जाएंगे ये लोग, लेकिन ये अभी भी जमा रहेगा। बल्कि अगर 700 सतह पर तापमान दे दे तो 700 में ये भी गल जाता, C वाला भी, लेकिन अब 700 में ये नहीं गलेगा, इसको 800 तक चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये जो गल जाएंगे और ये नहीं गलेंगे, तो ये जब इस पर आगे जब गल जाएगा, लावा इतना ऐसे बहेगा, और ये तो भी ठोस है, तो इस पे ऊपर चिपक जाएगा, एक तरीके से चिपचिपा बनने लगा धीरे, यानी ऐसी और खनिज मान लिए, MNQ मान लिए, तो हो सकता है मान लो N और Q यहाँ पे नहीं गले और M गल गया, तो चिपचिपी बन जाएगी अवस्था कि कुछ ठोस कुछ वैसा ऐसा करके हो जाएगा। अगर ये सब गल जाते तो भाई पानी की तरह, द्रव की तरह बहता, लेकिन और ये सब और इतना गल जाए, सब गलने में तो गैस बन जाए, और या फिर कोई नहीं गलेगा तो ठोस ही रहते। तो कुछ गल गए कुछ नहीं गले, तो ये बन गया चिपचिपी, बन गया हल्की हल्की चिपचिपा चिपा, यानी कि अर्धगलित बना, कि कुछ गले कुछ नहीं गले, अर्धगलित, या फिर इसको बोलेंगे प्लास्टिक अवस्था, ठीक है।
इसको अभी समझ में आया, यानी कि P बराबर जब T होगा तो ऐसी कंडीशन बनेगी। इसमें जो अगर समझ में लिखना है तो यहाँ पे गलनांक तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, अगर तापमान सतह पर इतना था और नीचे जाने पर हमने ऐसे कर दिया, ये बात समझ में आई। तो ये क्या है कि तापमान का संबंधित और दबाव का संबंधित समझना, ताप दाब घनत्व हमने लिखा था कि ताप में नीचे जाने पर तापमान बढ़ रहा था तो इसको यूज़ करा, नीचे जाने पर तापमान बढ़ा, प्रेशर पड़ेगा तो इनके गलनांक बढ़ेंगे खनिजों के धीरे धीरे, ठीक है, चट्टानों के खनिजों के। तो ये पूरी चट्टान तो नहीं पिघलेगी अभी, चट्टान के कुछ खनिज पिघल जाएंगे, 2 A और B पिघल गए और ये वाला नहीं गलेगा, तो ये अर्धगलित अवस्था में चिपचिपा बन जाएगा। तो हमने देखा कि पृथ्वी में नीचे जाने पर कुछ एक ऐसी परत मिल रही है चिपचिपी है, कहीं मिल रहा है हमें बिल्कुल ठोस मिल रही है थोड़े नीचे जाने में, फिर नीचे जाने में हमें ठोस नहीं मिल, कहीं कहीं लावा जैसी परत दिख रही है बिल्कुल ऐसी द्रव अवस्था में, कहीं हमें चिपचिपी अवस्था मिल रही है। तो ऐसे हमें ज्ञान, अब हमें इससे ज्ञात हुआ कि नीचे चिपचिपी अवस्था में भी परत जाएगी, अब नीचे जाएंगे तो हमें ठोस भी मिलेगा और नीचे जाएंगे तो हो सकता है हमें फिर गलित अवस्था में बिल्कुल लावा ऐसे बहते हुए देखे, और नहीं हो सकता और नहीं जाए तो हमें ऐसे चिपचिपी अवस्था में दिखेगा। तो हम जब ये अभी परत पढ़ेंगे, पृथ्वी की परतें पढ़ेंगे ऐसे करके, जब ऐसे कर देंगे ये पृथ्वी होगी, पृथ्वी में ऐसा हिस्सा एक काटेंगे तो हम देखेंगे कहीं पर कितनी थोड़ी देर तक ठोस है, फिर चिपचिपी अवस्था है, फिर देखेंगे फिर ठोस आ गई, फिर यहाँ पे केंद्र में आके बिल्कुल फिर लावा ऐसे घूम रहा है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा लावा घूम रहा है बिल्कुल द्रव अवस्था में। तो यानी कि ये परत हमें इससे दबाव संबंधी घनत्व से क्या मिला कि जब हमारे पास ये अनुमान लगाया हमने कि किसी पे कोई गल जाए कोई नहीं गलेगा तो चिपचिपी अवस्था मिलेगी, इससे हमने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के नीचे गलित अवस्था। अभी हम गए नहीं वहाँ पे क्योंकि ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं है, ये अनुमान लगाया हमने कि ऐसे, और अब हमने अनुमान से ही बता दिया कि पृथ्वी के नीचे हम जाते रहेंगे तो हमें ठोस मिलेगा, गलित भी मिलेगी और अर्धगलित भी मिलेगी हमें, ठीक। ये समझ में आया, ताप दबाव वाला भूलना नहीं है, ठीक है। यानी कि ये प्लास्टिक अवस्था कैसी चिपचिपी कैसे बनी कि P और T जब बराबर होगा तब, तो जो P और T जब बराबर होगा तो जो गलने लायक होगा वो गल जाएगा, जो नहीं गलने लायक वो नहीं गलेगा। जब P ज़्यादा होगा T कम होगा तो ठोस मिलेगा, और P कम होगा T ज़्यादा होगा तो द्रव या गैस हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझा नहीं। अब अगली हेडिंग डालो घनत्व वाला, घनत्व संबंधी साक्ष्य। यानी कि ये क्या है, चट्टानों पर अगर कोई दाब पड़ेगा, चट्टानों पर दाब और घनत्व में सीधा संबंध है, ठीक है, दाब और घनत्व में। अब लिखो घनत्व संबंधी साक्ष्य। घनत्व संबंधी साक्ष्य, घनत्व का मतलब है डेंसिटी संबंधी साक्ष्य। ठीक, अब देखो घनत्व संबंधी साक्ष्य में क्या है, अब ये इसको हम घनत्व संबंधी करते हैं तो घनत्व में क्या हो जाएगा, देखो घनत्व का मतलब वही चीज़ है, घनत्व संबंधी साक्ष्य हमें निकालना है। तो हमने देखा कि नीचे जाने पर क्या होगा, अगर दाब बढ़ेगा दी जाए तो घनत्व बढ़े, यानी कि हमने ये कहता ना कि P अगर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, यानी सिकुड़ेगी चीज़, जब सिकुड़ोगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ठीक है, अभी तक बात कर रहे थे वही हमने देखा ना कि P ज़्यादा होगा और T कम होगा तो ठोस में मिलेगा, हमें देखा था। अब वही चीज़ मान लो अगर P इतना ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, फिर इस पर रिलाय नहीं रहना चाहिए हमें। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये बात कह रहे हो कि प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, घनत्व बढ़ जाएगा तो ठोस अवस्था में नीचे भौतिक अवस्था में जो चट्टान है ठोस अवस्था में मिलेंगे, लेकिन हमने उसमें देख लिया एक अर्धगलित अवस्था भी मिल जाएगी। फिर लोगों ने कहा कि अगर भाई प्रेशर इस हिसाब से पड़ रहा है कि अभी तो आप गलनांक से तुलना कर रहे हो, लेकिन जो उसके झेलने का पॉइंट है अगर चट्टानों का चूर्ण बन गया तो अभी जो यानी कि आपने कहा था हमने चट्टान जो नीचे ऐसे डाली थी उसका अगर चट्टान में जो प्रेशर पड़ा ऊपर से इन पर, तो हो सकता है जो ए और बी का जो गलनांक बढ़ गया वो गलते नहीं, वो टूट जाते हैं ऐसे करके। अब वो टूट जाते तो और जल्दी पिघल जाते। मतलब अभी हमने देखा था कि ए यहाँ पर था 600 था 400 था, ए ऊपर सतह पर 400 था और बी जो था 450 था, और जब वो नीचे पहुँचा ऐसे करके यहाँ पे तो हमने देखा कि ए 600 हो गया और ये बी 650 हो गया, हमने ऐसे देखा था। तो अगर मान लिया कि अगर मान लो कि प्रेशर अभी जो पड़ा, प्रेशर पड़ने के बाद ऐसा हुआ कि दबाव पड़ा तो अणु पास में आए और ये 600 650 हो गए, लेकिन क्या पता एक स्थिति ऐसी आ गई जब ये नीचे गए तो जब दबाव पड़ा तो ए टूट गया, ए के चूर्ण बन गया, तो ये ऐसे पार्टों में टूट गया। तो अब क्या है, अब बढ़ गया, अब इसका 100 रह गया, इसका 150 हो गया, इसका 200 हो गया, ऐसे हो गया होगा। तो अब तो ये बढ़िया निकल जाएंगे। और जो आपका सी नहीं गल रहा था, सी का 800 हो गया था यहाँ पे, हो गया सी भी टूट जाता अगर, तो सी भी गल जाता फिर तो दबाव अगर इतना पड़ेगा, एक सीमा तक ही तो रहेगा दबाव, एक सीमा से ज़्यादा पड़ेगा तो चूर्ण हो जाएंगे। तब ये आया कि ठीक है, मतलब इसका मतलब बताया कि अभी इसमें जो लिखो घनत्व संबंधी लिख लो, एक लाइन लिख लो कि गहराई पर जाने पर
गहराई में यानी गहराई में जाने पर या गहराई में वृद्धि के साथ, ठीक है, गहराई में जाने पर चट्टानों के घनत्व में वृद्धि का अनुमान लगाया। चट्टानों के घनत्व में वृद्धि का अनुमान लगाया है, ठीक है। चट्टानों के घनत्व में वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं, मतलब वैज्ञानिकों ने कहा घनत्व में कहा कि अगर आप नीचे जाएंगे गहराई में तो आपको तापमान भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, और आपको घनत्व भी बढ़ा हुआ मिलेगा चट्टानों का। लेकिन अब कारण क्या कि ठीक है आपको घनत्व बढ़ा हुआ मिलेगा, तो कारण क्या है, तो एक कारण आप ये लिख दो, ये वाला कि नंबर 1 में लिख दो, प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब यानी कि क्या बोलोगे, P ऐसे लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिख देना कि दबाव ज़्यादा पड़ेगा, नीचे दबाव ज़्यादा, इसको लिखोगे नीचे दबाव ज़्यादा, तो नीचे जाओगे तो दबाव तो ज़्यादा पड़ेगा चट्टानों को, दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो आयतन कम होगा, सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ेंगे तो घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एक कारण तो ये हो गया कि भाई अगर नीचे जाएंगे तो दबाव पड़ेगा। आप ये लिख लोगे संकेतक में तो अच्छे समझ में आएगा, P सी समझ में तो आ रहा है, ब्रैकेट में चाहे लिख लेना नीचे दबाव ज़्यादा, जो नीचे जाने पर दबाव ज़्यादा तो घनत्व भी ज़्यादा होगा आयतन सिकुड़ने पर, ठीक है। अब क्या है, फिर दूसरी बात यही वो हम लोग अभी हम बात करें कि दूसरा कारण क्या है। अब दूसरा कारण जो है वो ये लिखना है हमें कि इसमें एक बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है आपने कह दिया दबाव जब पड़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, ये हमने मान लिया, लेकिन एक सीमा तक ही तो संबंध है, तो इसमें आप लाइन ये लिख लेना बाद में। अब जो कारण है वो कारण मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, लेकिन ये जो कारण लिखने से पहले ये बतानी पड़ेंगी 3 लाइनें कि ठीक है कि मतलब जो एक दबाव पड़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, लेकिन एक सीमा तक अगर अधिक दबाव पड़ेगा तो चट्टानों का चूर्ण बन जाएगा। तो फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि नीचे जाने पर घनत्व हमें ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसका कारण आप ये लिखोगे, मतलब यहाँ पर ये वाली लाइन लिख लोगे अपने बार कि यहाँ पर क्या कि दबाव अगर एक सीमा से अधिक पड़ेगा तो चट्टानें ठोस अवस्था में नहीं मिलेंगे, हमें चट्टानों का घनत्व बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि चट्टानों का चूर्ण बन जाएगा। चलो लिखवा दे रहा हूँ, बोलो लिखो, दबाव आरोपित करने पर, लिखो दबाव आरोपित करने पर किसी चट्टान के घनत्व में एक सीमा तक ही दबाव आरोपित करने पर, किसी चट्टान के घनत्व में एक सीमा तक ही वृद्धि दबाव आरोपित करने पर किसी चट्टान के घनत्व में एक सीमा तक ही वृद्धि की जा सकती है, और अधिक, मतलब और वाला नहीं है कि और मतलब मोर वाला, एंड वाला और नहीं है, और अधिक मतलब और ज़्यादा वाला, ज़्यादा अधिक, और अधिक दबाव आरोपित करने पर, वो वहाँ विराम लगा लेना, ठीक है, वहाँ विराम लगेगा ना, हमने लिखा ना वृद्धि की जा सकती है, वहाँ विराम लगेगा, उसका लिखो और अधिक, मतलब ये बढ़ाने वाला और है, ज़्यादा वाला, एंड वाला और नहीं, और अधिक दबाव आरोपित करने पर घनत्व बढ़ने के बजाय, घनत्व नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, और अधिक दबाव आरोपित करने पर, और अधिक दबाव आरोपित करने पर घनत्व बढ़ने के बजाय चट्टानें विघटित हो जाएंगी, चट्टानें विघटित अर्थात उनका चूर्ण बन जाएगा। अब बिल्कुल चूरा तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है, टूटेंगी, लेकिन चूर्ण लिख लो कि कहीं जगह लिखा हुआ मिलेगा तो आप चूर्ण का मतलब समझ जाओ, अर्थात चट्टानें चूर्ण हो जाएंगी, ठीक। चूर्ण का मतलब बिल्कुल पिसके चूरा नहीं, ठीक है, टुकड़े भी बन सकते हैं, कोई छोटी चट्टान होगी तो वैसे टूट जाएगी, ठीक है। अब देखो, अतः आंतरिक भागों की चट्टानों के अधिक घनत्व का कारण, अतः आंतरिक भागों की चट्टानों के अधिक घनत्व का कारण, अतः आंतरिक भागों की चट्टानों के अधिक, अतः आंतरिक भागों की चट्टानों के अधिक घनत्व का कारण
अधिक घनत्व का एकमात्र कारण, अतः आंतरिक भागों की चट्टानों के अधिक घनत्व का एकमात्र कारण दबाव नहीं हो सकता। ठीक है, दबाव नहीं हो सकता। अब पहले समझो एक बात यहाँ पे, ये वो बात ये कि हम ये क्या हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नीचे दबाव ज़्यादा ही मिलेगा, हमें घनत्व ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे ऐसा है कि पृथ्वी का ना जो औसत घनत्व है, ये लिखोगे साइड में कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो है ये। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, ये वाला ऊपर वाला लिखना, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये गणितीय विधि से हमने ऐसे पता लगाया है कि मैथमेटिकल मेथड से कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ये वाला लिखना, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, मतलब ये औसत घनत्व पृथ्वी का। और सतह पर घनत्व क्या है जी, हम सतह पर देख रहे हैं कि हम सतह पर ऊपर देख ले रहे हैं। ऊपर घनत्व कितना दिखा, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और सतह पर घनत्व कितना है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये CGS पद्धति में हम निकाल रहे हैं। MKS पद्धति, CGS पद्धति कुछ पढ़ी है साइंस में? CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड है ना, CGS में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ये हो गया। तो क्या है, अब सोचो कि ये सतह है, सतह पे तुम्हें मिल रहा है 2.7 और पूरा ओवरऑल जो पृथ्वी का घनत्व है वो 5 है, 5.5 है औसत। तो एक ये बात बताओ कि हमें पता है औसत अगर हमें प्राप्त करना है 5.5 औसत प्राप्त करना है। औसत कैसे हमने देखा था कि कहीं पे 2.7 है, कहीं पे कम है यानी कि 1.5 है, कहीं पे ज़्यादा है लो 3 ये है 5 है ना, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो जब औसत निकालेंगे तो औसत निकालने का मतलब क्या हुआ, 5.5 मिला, हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, औसत जब निकालेंगे तो 5.5 आ गया, उन्हें कम बढ़ कर गए और उतने से भाग लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब 2.7 है, अगर हमें औसत ये प्राप्त करना है तो ये तो ध्यान रखो कि हमें नीचे अगर जब बढ़ेंगे सतह पे हैं हम यहाँ पे, तो नीचे जब बढ़ेंगे तो औसत प्राप्त करने के लिए हमें घनत्व नीचे वाला ज़्यादा ही होना चाहिए। जब 2.7 से जब नंबर ज़्यादा होगा तभी हम 5.5 पा पाएंगे, क्योंकि हमें भाग भी लगानी उतने से। ठीक है, तो यानी कि सतह पे जब तापमान हमें देख लिया, सतह पे घनत्व देख लिया 2.7 है, तो पृथ्वी के नीचे जाने पर नीचे जो चट्टाने उनका घनत्व ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हमें औसत घनत्व 5.5 मिल पाएगा। अगर हमारा घनत्व बिल्कुल सही निकाल के आए तो ये तो हमें पता चल गया कि घनत्व, तो हमें पता चल गया कि अब हमने कारण देखा कि घनत्व नीचे जाने पर घनत्व, हमें पता है नीचे जाने पर घनत्व बढ़ रहा है। तो हमने एक कारण देखा, एक कारण ये है, लेकिन ये कारण हमारा फेल नजर होकर आ रहा है कि अगर दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो चूर्ण नहीं बन जाए चट्टान, तो फिर क्यों हम क्यों कहना है फिर घनत्व ज़्यादा मिलेगा। तो हमने देखा अतः, हमने भी लिखा अतः, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में चट्टानों को जो अधिक घनत्व है उसका एकमात्र कारण दबाव तो नहीं हो सकता। ये बात सही है, कुछ चट्टानों पर दबाव पड़ेगा, कुछ का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ टूट भी तो जाएंगी। तो एकमात्र कारण ये तो नहीं है, तो दूसरा कारण क्या है। ठीक है, तो अतः एकमात्र कारण दबाव नहीं हो सकता। ठीक है, उसका लिखो दूसरा कारण, मतलब ये लिखो कि इसके पीछे वैज्ञानिकों के अनुसार, लिखो इसके पीछे वैज्ञानिकों के अनुसार विभेदन की प्रक्रिया है। इसके पीछे वैज्ञानिकों के अनुसार विभेदन की प्रक्रिया है, जिसके कारण अधिक घनत्व वाले, जिसके कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थ क्रमशः केंद्र से परिधि की ओर एकत्रित हुए। ठीक है, जिसके कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थ क्रमशः केंद्र से परिधि की ओर एकत्रित हुए। कहाँ पर लिखा, जिसके कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थ क्रमशः केंद्र से परिधि की ओर एकत्रित हुए, जिससे पृथ्वी को परतदार आंतरिक संरचना की प्राप्ति हुई। जिससे पृथ्वी को परतदार आंतरिक संरचना की प्राप्ति हुई। जिससे पृथ्वी को परतदार आंतरिक संरचना की प्राप्ति हुई। ये समझ में आया लिखा।
देखो क्या है, हमने ये क्या लिखा कि हमने देखा कि अतः एकमात्र कारण दबाव नहीं हो सकता। फिर क्या इसके कारण वैज्ञानिकों ने इसका दूसरा कारण क्या बताया कि विभेदन की प्रक्रिया। ठीक है, विभेदन की प्रक्रिया बताई। विभेदन की प्रक्रिया का मतलब क्या है, विभेदन की प्रक्रिया समझो, ये देखो डिफॉर्मेशन बोलते थे, यानी कि जहाँ विभेदन लिखा है ना, घूर्णन लिख लेना, घूर्णन वहाँ पे ऐसे करके मैं समझाता हूँ क्या कि घूमने की प्रक्रिया। जैसे हम बाल्टी में पानी भर लें अगर, ठीक है, तो देखो बाल्टी में पानी भर लेते हैं, उसमें हमने भारी भारी कोई कुछ भारी तत्व डाल दिया, कुछ हल्का डाल दिया, कोई भारी चीज़ डाल दी जो तो तैर सकती है। ठीक है, एक छोटे छोटे सोफ्ते डाल दिए हल्के हल्के, जो होते हैं ना थर्माकोल वाले होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े गोल गोल, वो अगर हम पानी में डाल दें छोटे टुकड़े वो, और हम कोई भारी चीज़ डाल दें थोड़ी सी भारी जो तैर सकती है, और बाल्टी को ऐसे पानी घुमाते हैं, जब फूल बनाते हैं हाथ से घुमाएं, ठीक है, तो हम देखेंगे जो भारी भारी हैं, जो झाग देखते हैं, झाग दिखने में सब इकट्ठे हो जाते हैं बिल्कुल बीच में केंद्र में, और बाकी सब थोड़ा हल्के हल्की चीज़ें बदल हो जाएंगे, हल्के पानी से। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, वो केंद्र में आ जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो इधर साइडों में रहेगा, वरना घनत्व वाला बीच में आ जाएगा। ऐसे घुमाते हैं ना, पता है। तो वही है कि पृथ्वी क्या घूम रही है, पृथ्वी की स्पीड बहुत है घूमने की ऐसे करके, ठीक है, तो पृथ्वी इतनी स्पीड से घूम रही है, अपने अपने अक्ष पे घूम रही है ऐसे। एक तो बस सूरज के चारों तरफ घूम रही है, वो गलत घूम रही है, लेकिन अपने अक्ष पे जो घूम रही है वो पृथ्वी बहुत स्पीड से घूमने के कारण क्या है, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो लावा है, मैग्मा भरा हुआ है, वो भी तो घूमेगा अंदर अंदर, जो उसके अंदर होगा भरा हुआ है ना, वो लिक्विड अवस्था में है ना, हमने देखा कि प्लास्टिक अवस्था में भी, लिक्विड में भी है, तो वो भी इतनी तेज घूमेगा जब संग में, तब जब घूमेगा तो उसमें जो पदार्थ हैं जिनका घनत्व ज़्यादा है वो केंद्र में आ जाएंगे, और जिनका घनत्व कम है तो उसमें क्या लिखा हमने कि इसके कारण क्या, विभेदन की प्रक्रिया। यहाँ देखो इसमें हमने क्या समझा, हमने लाइन लिखी थी कि जिसके कारण क्या हुआ, विभेदन की प्रक्रिया का कारण क्या लगे, जिससे जो अधिक घनत्व वाले हैं वो पृथ्वी के केंद्र में, ये लाइन लिखी है। फिर हमने देखा कि और केंद्र से परिधि की ओर, यानी ये केंद्र है, ये केंद्र है, और यहाँ परिधि से बोलते हैं, तो केंद्र से परिधि की ओर क्रमशः, कि यहाँ पे अधिक घनत्व, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है, यानी अधिक घनत्व केंद्र में, उससे कम, उससे कम, ऐसे यानी हमने लिखा, यानी केंद्र से परिधि की ओर क्रमशः, तो हमने लिखा ना, क्रमशः का मतलब है क्रम से धीरे धीरे कम होता चलेगा, यानी अधिक घनत्व वाला केंद्र में रहेगा और केंद्र से परिधि की ओर कम घनत्व वाले आते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि घूम रही ना पृथ्वी ऐसे करके, तो घूम रही तो लावा उसमें मैग्मा अंदर जो घूम रहा है, तो इसलिए यानी कि एकमात्र कारण जो आपको नीचे जाने पे, आप नीचे जा रहे हो, केंद्र की तरफ जा रहे हो, तो आपको घनत्व बढ़ा हुआ मिल रहा है, वो घनत्व, इसका मतलब ये नहीं कि दबाव पड़ रहा है इस वजह से घनत्व ज़्यादा है, वो इस वजह से वो पृथ्वी ऐसे घूम रही ना, इस वजह से जो बीच में अधिक घनत्व वाले हैं वो यहाँ पर है। आई बात समझे, क्योंकि दबाव पड़ के तो हो सकता है टूट सकते थे, तो उसके दबाव का असर ही नहीं है। जब वो इतनी तेज घूम रही है पृथ्वी, तो घूमने के कारण इसके चक्कर में जो अधिक घनत्व वाले केंद्र रह गए हैं, तो आप इसलिए आप, हम तो ऊपर से तो जा रहे हैं, केंद्र की तरफ तो जा रहे हैं हम लोग, तो हमें केंद्र की तरफ अधिक घनत्व वाले मिल रहे हैं धीरे धीरे। तो हम जब यहाँ से मतलब ऐसे हमने देखा कि यहाँ अधिक घनत्व वाला, यहाँ कम घनत्व वाला, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, तो हम देखा कि हम यहाँ पे आए तो हमने देखा यहाँ पे तो बहुत कम घनत्व है, और बड़े नीचे ज़्यादा मिला, और फिर ज़्यादा मिला, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिला। तो हमने इसका कारण, एकमात्र कारण ये नहीं कहेंगे कि दबाव पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा है यहाँ पे, वो एक कारण है, वो ठीक है, लेकिन अकेला कारण वही नहीं, क्योंकि दबाव पड़ने का चट्टान टूट भी जाएंगे। तो इसलिए जो दबाव पड़ रहा है उसका एकमात्र कारण नहीं, दूसरा कारण ये कि पृथ्वी जो घूम रही है ना, इसी से घूम रही हिसाब से, वो इतनी तेजी से घूम रही है, तो वो घूमते घूमते कारण अधिक घनत्व वाले केंद्र में आ गए, इसलिए आप जब केंद्र की तरफ जा रहे हो तो आपको घनत्व बड़ा हुआ मिल रहा है, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदन की प्रक्रिया, यानी जो घूर्णन की प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आया, यानी कि कारण आप क्या बोलोगे, विभेदन की प्रक्रिया। ठीक, ये लिखा हमने। तो इस अब देखो, जैसे इसी में हमें अंदर जब पहुँचते हैं तो Fe, यानी कि Fe का मतलब होता है आयरन और निकल। ठीक है, ये लिख लो कि पृथ्वी के केंद्र में, अच्छा पृथ्वी के केंद्र में Fe और निकल, इनका घनत्व अलग होता है। आयरन और निकल का घनत्व, इसे निकल बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, ये 26 पे होता है, 29 पे होता है, अगर वो पढ़ी पीरियडिक टेबल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेंट, क्रोम, आयरन, कोबाल, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो वो क्या पीरियडिक टेबल में ऐसे होते हैं। तो ये Fe यानी कि आयरन और निकल ये केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और ये केंद्र में हमने पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि आप पूछे कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि केंद्र में पाए गए तत्व कौन कौन से हैं, एक जगह लिखे सोडियम लिख दें, एक जगह लिख दें मैग्नीशियम लिख दें, एक जगह लिखे आयरन एंड निकल, तो आयरन और निकल पे टिक लगाना। ठीक है, अब हम अगला लिखेंगे उल्का पिंड संबंधी साक्ष्य। ये हमारा हो गया दबाव संबंधी खत्म। उल्का और गुरुत्व बहुत छोटे छोटे हैं। इसके बाद हम लोग भूकंप वाला देखेंगे, वो लंबा है। उल्का पिंड में 2 लाइनें लिखनी है, उल्का पिंड खत्म। लिखो उल्का पिंड संबंधी साक्ष्य, हेडिंग डालो। तो यानी कि हमें दबाव से ये मिल गया और घनत्व से हमें ये पता चल गया। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना, और सतह पर कितना है, 2.7। अब उल्का पिंड संबंधी साक्ष्य देख लो, बहुत सिंपल छोटा सा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। और गुरुत्व संबंधी फिर हम लोग जो बड़ा वाला है भूकंप, वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। हेडिंग डालो उल्का पिंड संबंधी साक्ष्य। मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने साथ लिख लेना कि लंबा नहीं हो जाए। उल्का पिंड
ठीक है, संबंधी साक्ष्य डालेंगे। तो ये देखो इसमें क्या है, हमने बात बताई, ये वही वाली बात है कि हम इससे उल्कापिंड कैसे पता करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो वह ऐसे ही पता लगा पाएंगे कि जो ये पृथ्वी हमारी जो आते हैं यहाँ से, अच्छा ऊपर से जो आते हैं उल्कापिंड आते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, जो ऊपर वायुमंडल में नष्ट होता है जल के, पता है आपको, कई बार ऊपर ऊपर जल जाते हैं, ठीक है, धरती तक यहाँ तक सतह पर नहीं पहुँच पाएंगे, सतह तक नहीं पहुँच पाएंगे। या देखो यहाँ पर सतह तक नहीं पहुँच पाएंगे कुछ। आप थोड़ी इस पर बैठ जाओ आराम से, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर रही ना शेर। तो सतह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं कुछ, जो ऊपरी हवा में वायुमंडल में घर्षण के जलने के कारण जल जाते हैं और राख बन जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, उल्का बोलेंगे। ठीक है, जो ऊपर ही जल जाते हैं, ये समझ लो, लिख लेना फिर भाषा में, कि जो ऊपर आएंगे, कोई पत्थर आते ऊपर से, जो पत्थर जैसे बोल रहे हैं आप लोग, नहीं एस्ट्रॉइड वगैरह आते हैं, तो जो ऊपर हवा वायुमंडल में जल जाएंगे तो उसे उल्का बोलेंगे। और जो गिर जाएगा आगे सतह पर, जो पृथ्वी गिर जाता है उसे बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, उल्का और उल्का पिंड में अंतर है। ठीक है, यानी उल्का क्या हो गया, जो हवा में ऊपर ही जल गया, कि ऊपर से आने पर आग लग जाती है, पता है आपको, तो घर्षण ज़्यादा पैदा होता है तो आग लग जा रही है। उसके बाद में जो जमीन पर गिरता है तो उसे बोलेंगे उल्का पिंड। तो जब वो जमीन पर जो गिर जा रहा है, अब उसको, अब यानी कि क्या है, इसके बनने की प्रक्रिया और पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया, ये ब्रह्मांड में से तो आया, हमारी गैलेक्सी से है, और ब्रह्मांड में पृथ्वी है, तो इसके बनने की प्रक्रिया और पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया एक ही है। मैंने बताया नेबुला गैसेस क्रिएटेड हुई और सब ऐसे करके वो घूमते अब केंद्र बल लगा। वो हम भी पढ़ेंगे कैसे करनी, बिग बैंग थ्योरी वगैरह देखेंगे कैसे ब्रह्मांड बना, जो साइंस के हिसाब से वो भी देखेंगे। तो हमने देखा कि जो उल्का पिंड जो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है, यानी गिर जाते हैं उन्हें उल्का पिंड ही बोलते हैं, जो नहीं गिरते उन्हें उल्का बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उल्का पिंड से हम, और उल्का पिंड और पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया एक ही है, इसीलिए हम उल्का पिंड का जब अध्ययन कर लेंगे तो हमें इसके अंदर की सब कुछ जानना, संरचना वगैरह जान लेंगे अच्छे से कि क्या क्या तत्व पाए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं है, तो हमें पृथ्वी की भी जानकारी मिल जाएगी। सही बात है। तो इसलिए ये इसमें ऐसी लाइन लिख लेना अपने हिसाब से कि और उल्का पिंड से संबंधित साक्ष्य का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो उल्का पिंड जो पृथ्वी पर आज तक गिरे हैं अभी तक, तो उनको हम उनका अध्ययन करने के बाद, यानी कि इसमें एक लाइन लिखोगे, पृथ्वी और इनके बनने की निर्माण की प्रक्रिया एक ही है, और इसलिए हम जब इनसे संबंधित साक्ष्य, जब इनकी जानकारी कर लेंगे, इनकी संरचना निकाल लेंगे, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ लाभ मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, कुछ मदद मिलेगी। ये तीसरा हो गया। चौथा लिखो, इसमें जगह छोड़ लेना 2-3 लाइन अपने हिसाब से, अगर कुछ घटाना बढ़ाना लिखना हो। गुरुत्व संबंधी साक्ष्य मैं खाली बता दे रहा हूँ ना, जल्दी। गुरुत्व संबंधी साक्ष्य, गुरुत्व का मतलब वही स्मॉल जी। ठीक है, इस गुरुत्व को, अब गुरुत्व किसे कहते हैं, एक बार गुरुत्व की परिभाषा ले लो। गुरुत्व किसे कहते हैं, मतलब गुरुत्व बल अलग होता है, गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, गुरुत्व अलग होता है। गुरुत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है, लिखो, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल के ब्रैकेट में लिखना स्मॉल जी। ठीक है, इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों अलग लिखो, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा मत लिखना, सी ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल जी। पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को, यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं, यानी कि स्मॉल जी ब्रैकेट में लिखना, स्मॉल जी, कैपिटल जी मत लिखना, स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी कहते हैं यानी गुरुत्व। अब ये समझो, ये जी का मान है ना, ये सेम नहीं है, इस जी का मतलब पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। हम बाद में और पढ़ लेंगे धीरे से, लेकिन अभी खाली मोटा मोटा समझ लो। ये हमने देखा कि हमने माना, यहाँ पे आ जाओ, कि हमने देखा ऐसे पृथ्वी हमें मान लो कि गोल है तो नहीं, पृथ्वी का जो शेप है वो थोड़ा थोड़ा देखो, ऐसे मान लीजिए गोल अगर मैंने बनाया है ऐसे करके, ठीक है, हमने माना गोल ऐसे करके, तो पृथ्वी क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे हो गई पृथ्वी, ठीक है, हल्का सा ऐसे, और यहाँ से हल्का सा ऐसे, तो मान के चलो फिर पृथ्वी ऐसे निकल के आ गई। ठीक है, ये हमने बता दिया, पृथ्वी का शेप थोड़ा ऐसा हो गया। और इस शेप का नाम क्या, क्वेश्चन का एक बार आ गया इसको, हाँ, भू आब। ठीक है, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे जियोइड। ठीक, ये ऐसे हमने बोला था एक बार, लद्वक्ष गोला भी बोला था ना, लद्वक्ष गोला भी लिखा हुआ मिल गया एक जगह, तो इसलिए ध्यान रखना। यानी कोई पूछे पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडाकार है ना गोल है, यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआब है, और पृथ्वी का आकार कैसा है, लद्वक्ष गोला ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे हुआ, मतलब पृथ्वी ऐसे कैसे हो गई, इसे बल्ज बोलते हैं, ये बल्ज पड़ गया एक तरीके से। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उभार आ गया, जो उभार हुआ, जो बल्ज हुआ, क्रिएट हुआ, यानी उभार समझ लो, बल्ज मतलब उभार तो समझ जाओगे। उभार जो हुआ ये कैसे हुआ, यानी कि घूमने के कारण हुआ। ठीक है, ये बल्ज आया, कैसे आया कि पृथ्वी क्या घूम रही जब इतनी तेजी से, तो यहाँ से क्या जब घूमेगी ना ऐसे, आपको देखा ना कि कोई बॉल कभी देखी होगा आपने, बॉल कहीं फेंकी होगी तो बॉल देखना बहुत तेज से जाती है, तो ऐसे हो जाती, चपटी हो जाती है,
देखा ना, जब वो जा रही थी तो वो घूमते हुए जा रही है, अगर सीधी जाएगी तो नहीं हो जाएगी, सीधी सीधी जाएगी तो नहीं होगी। जब वो शायद घूम रही है तो उसके क्या है, उसके जिस अणुओं से जिससे बनी है वो अणुओं से जब एक होता है अपकेंद्र बल लगता है, अपकेंद्र विकेंद्र में पता है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर अंदर खींचेगा एक बाहर खींचेगा, तो क्या है जब पृथ्वी ऐसे घूम रही बॉल तो उसके अणु ऐसे बाहर निकलना चाह रहे हैं कि जो अणु होंगे ऐसे से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो ये इसमें पदार्थ हैं, जब पृथ्वी इस स्पीड से घूम रही है तो इसके जो पदार्थ होंगे वो ऐसे यहाँ से भागना चाह रहे हैं बाहर, लेकिन पृथ्वी क्या है इसके जी के कारण अपने वो खींच रही है वस्तु को, हर वस्तु अपनी तरफ खींच रही है। तो ये सब पदार्थ ये अगर मान लो जो गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो हम लोग सब इधर तो उड़ के जाएँ एक बार में ही। हम लोग जो रुके हैं वो किससे वजह गुरुत्वाकर्षण बल से तो रुके हुए हैं कि हम वो आकर्षित कर लिए फिर बोल रहे हैं, वरना हम लोग ऐसे एक बार सब लोग जाएं, जैसे कोई भी चीज़ प्लेट है, प्लेट में कुछ रखो, आप अलग एक संग घुमाओ प्लेट में तो कैसे सब बाहर के लिए उड़ के गोल कर, और गोल गोल घुमाओगे तो ऐसे बिल्कुल एक अच्छी एंगल में जाएगा। तो वो इसी कारण है। लेकिन अगर मान लो उसमें अगर मान लो कील ठोक के सब कुछ लगा दो प्लेट में तो नहीं जाएगा ना, कील से रुके हुए रहेंगे। तो वही हम लोग पे कील ठोकी एक तरीके से कि हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं, वरना अगर हट जाए गुरुत्वाकर्षण बल तो ऐसे एक बार हम लोग सब ब्रह्मांड में एक बार पहुंच जाए और फिर सब एक बार में सब ब्लास्ट हो जाएंगे हमारा नशे वगैरह, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो ऑक्सीजन वगैरह लेवल नहीं है, अगर वहाँ पे स्पेस सूट वगैरह हटा दिया तो हमारा शरीर तो फट जाएगा स्पेस सूट के बिना, तो इसलिए हमें वहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ कि पृथ्वी जो ऐसे घूम रही है, इसके घूमने के कारण यहाँ पे ये वैसे तो गोल थी, ठीक है गोल मान लो चाहे ऐसे गोल थी, लेकिन घूमने के कारण ये बल क्रिएट हुआ तो ऐसे करके ये हट गया और ये शेप ऐसी शेप आ गई एक तरीके से, ठीक है। ये समझ में आया ये बल क्यों आया, वो बाहर क्यों आया। अभी अब जो शेप ऐसी बन गई तो यानी क्या है, अभी हम जब त्रिज्या कोई गोल चीज़ है तो गोल चीज़ की त्रिज्या तो निकाल लो, हर त्रिज्या का मतलब हर तरफ से समान, पृथ्वी की सतह कहीं भी सतह पे खड़े हो और केंद्र तक जाओ, इसका मतलब त्रिज्या होती है। लेकिन आप यहाँ से अगर इस सतह से यहाँ पे केंद्र पे जाओगे तो कम दूरी होगी, यहाँ से जाओगे तो ज़्यादा दूरी होगी, है ना। तो इसका मतलब ये ए और ये बी मान लिया, जब औसत निकाल के आता है तब वो आगे तभी तो 6371 किलोमीटर ऐसे करके आ रही है त्रिज्या। यानी कि क्या है, जी का मान जगह जगह सेम नहीं है, जी का मान यहाँ पे इसे बोलेंगे विषुवत रेखा, जो बिल्कुल इक्वेटर सेंटर है पृथ्वी का, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। हमने कल रेखा वगैरह थोड़ी देखी थी, एक बार और देखेंगे रेखा वगैरह अक्षांश वगैरह देखेंगे। ये बीच वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर विषुवत रेखा, ठीक है। और ये क्या ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे होते हैं, ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जी का मान अब आपने ऐसे लिख लिया, ये चीज़ गुरुत्व संबंधी है, थोड़े से अपने एक दो लाइनें लिख लेना कि पृथ्वी का आकार भूभाव ऐसा क्यों कि घूमने के कारण, उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, प्लेट में देख लो या बॉल देख लो, एक एग्जाम्पल बता दिया। और रुकी हुई क्यों, कील अगर लगा दिया तो उस पर नहीं घूमेगा, तो हम लोग गुरुत्व के हम लोग भी क्यों नहीं घूम रहे, तो हम लोग क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गुरुत्व के रुके हुए हैं। इसलिए हमने गुरुत्व संबंधी साक्ष्य मान लिया, गुरुत्व संबंधी साक्ष्य देखा कि ये पता चला कि कहीं पे जी का मान कम है, कहीं पे जी का मान ज़्यादा है और जी की वजह से हम रुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो अभी लिखो, पहले आपने ये चाहे बना लिया तो इसकी जगह छोड़ दो, लेकिन लिखो पृथ्वी पर जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान सर्वत्र मतलब सब जगह समान नहीं है। पृथ्वी पर जी का मान सर्वत्र समान नहीं है, यह विषुवत रेखा पर सबसे कम, यह विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर अधिकतम, यह विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर अधिकतम, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। अगले टाइम लिखो, गुरुत्व यानी कि जो गुरुत्व में पाई जाने वाली है भिन्नता, गुरुत्व में पाई जाने वाली है भिन्नता, गुरुत्वीय विसंगति, ग्रेविटेशनल एनोमली, गुरुत्व में पाई जाने वाली है भिन्नता, गुरुत्वीय विसंगति, ग्रेविटेशनल एनोमली, गुरुत्वीय विसंगति, ग्रेविटेशनल एनोमली, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय विसंगति, ठीक है, लिख लोगे ना। यानी कि आप कह रहे हैं जी में जो भिन्नता है कि यहाँ पे तो सबसे कम है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कम होगा। अगर मान लो हम कहीं इस सतह के यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे इसके मुताबिक तो क्या है, इसके मुताबिक कम होगा, इसके मुताबिक ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा वो लिख रहे हैं अभी, अच्छा कि जी पे अगर जैसे जी यहाँ पे सबसे कम है, सबसे कम होगा यहाँ पे इक्वेटर पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन कोई यहाँ पे खड़ा है, अगर कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण कैसे लग रहा होगा, इसके मुताबिक तो ज़्यादा लग रहा होगा जो यहाँ पे खड़ा होगा व्यक्ति, ए के मुताबिक, एक यहाँ पे ए खड़ा है, यहाँ पे बी खड़ा है, यहाँ पे सी है, तो ए के मुताबिक तो ज़्यादा होगा बी पे, और सी के मुताबिक कम होगा क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये पास में ज़्यादा है तो केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है सबको, तो यहाँ से पास में है केंद्र,
तो ये ज़्यादा, इस पर ज़्यादा लोग दम लग रहा होगा खींचने का, इसके बीच में पदार्थ बीच में ज़्यादा बहुत है तो इस पर कम लग रहा होगा, और जितना इधर बढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़ता रहेगा, जितना इधर बढ़ते रहेंगे कम होता जाएगा, यानी कि यहाँ पर कम है, यानी कि इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि आप यहाँ से कोई वस्तु छोड़ो ब्रह्मांड के लिए तो यहाँ से जल्दी निकल जाएगी, यहाँ से कम निकलेगी ब्रह्मांड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से खींचेगी अपने पर। तो ज़्यादातर जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं वो एक कोशिश करी जाती है इक्वेटर के आसपास से ही छोड़े जाएं, इक्वेटर लाइन है यानी कि जहाँ पर जीरो डिग्री वाले लाइन है उसके आसपास रॉकेट छोड़ोगे तो जल्दी निकल जाएगा ब्रह्मांड में। यहाँ पृथ्वी की वैसे कम कम अपनी ताकत लगा कम खींच पा रही है, और यहाँ से निकलना वही 100 किलोमीटर ऊपर पार कर, और लाइन पड़ जाए, लियो जियो में पढ़ेंगे सब, और ऑर्बिट पढ़ेंगे, अर्थ की ऑर्बिट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो पलायन इसके वेलोसिटी यहाँ जल्दी पा लेंगे हम, यहाँ से पलायन जल्दी कर जाएंगे, यहाँ पे कम समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ से रॉकेट छोड़ना वाली बेवकूफ़ी हो जाएगी एक तरीके से, उसमें अधिक हमें बहुत बल लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये सब चीज़, क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं कई बार कि अधिकतर यहाँ पर क्यों रॉकेट छोड़े जाते हैं, इक्वेटर के पास से क्यों छोड़े जाते हैं, मिसाइल्स वगैरह जब भी कोई परीक्षण करा जाता है क्यों नहीं छोड़े जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो जगह, यहाँ पे तो जनसंख्या भी कम रहती है, तो यहाँ पे दुर्घटना अगर हो भी गई तो जनसंख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दुर्घटना होगी तो जनसंख्या यहाँ पे अधिक रहती है, तो रॉकेट तब भी यहीं से क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि कई बार रॉकेट गिर जाते हैं, कई बार चाइना कितने गिरते हैं, हमारे भी अगर दो जाता है मिसाइल, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यहाँ से क्यों छोड़े जाते हैं, अधिकतर यहाँ पे क्यों छोड़े, यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं, जबकि बर्फ वाला यहाँ पे छोड़ दो आराम से, तो उसका कारण समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जी अधिक लग रहा है तो वो बहुत तेज नीचे खींचेगा, उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी, इसलिए इतनी वेलोसिटी हम नहीं पा पाते हैं और वो कहीं बार क्रैश कर जाए किसी वजह से, इसलिए यहाँ पे पाना आसान है, यहाँ पे कम लगता है गुरुत्व बल। ठीक है, इससे साक्ष्य से हमें पता, इससे हमें अब गुरुत्व संबंधी साक्ष्य हमें पृथ्वी का आंतरिक संरचना में क्या मदद कर पा रहा है, वो ये मदद कर पा रहा है कि जो पृथ्वी आपकी ऐसी है ना, हालांकि इतनी ऐसी नहीं चपटी, ठीक है, हमने ज़्यादा बना दी, इतना भूभार नहीं, वो थोड़ा सा ही मतलब जो गोल है उसमें जितना वो घूमने के कारण जितना उभार आ रहा है उतना उभार आ रहा है, ठीक है, हमने थोड़ी ज़्यादा कर दी, ऐसे ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये केंद्र जो यहाँ पर है अगर, तो हमने देखा कि जो विषुवत रेखा पर है यहाँ पर पदार्थ इसके अंदर ज़्यादा होंगे ना पृथ्वी के अंदर, ऐसा तो नहीं खोखला है यहाँ पे तो खाई है इसलिए बड़ा, ये सब पदार्थ तो भरे हैं बीच में यहाँ से लेके, और यहाँ पे पदार्थ कम भरे हैं, तो इससे हमें ये पता लगा कि पृथ्वी से यानी ध्रुवों पर पदार्थ मतलब पृथ्वी में अंदर जो पदार्थ की मात्रा वो समान नहीं है, कि कहीं पर पदार्थ ज़्यादा फैला है, कहीं पर पदार्थ कम तक फैला है, यानी कि यहाँ से लोग यहाँ पर सतह कितनी जल्दी पास में, यहाँ से गड्ढा खोदेंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, यहाँ से देर में पहुँचेंगे। ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जो पदार्थों की मात्रा समान नहीं है, यानी गुरुत्व से हमें क्या पता लग रहा है, हम जी का मान पता कर पाएंगे कि जी का मान सब जगह सेम नहीं, यहाँ पे जी का मान बहुत कम है, यहाँ पे जी का मान सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर पदार्थ, यानी कि एक हमें इसके जान पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या मिली कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थों की मात्रा वो एक समान नहीं, लिखो, इससे हमें यह पता लगा कि या ये मतलब ये सिद्ध कर दिया, अच्छा, इससे हमें यह पता लगा कि भूगर्भ में द्रव्य अथवा पदार्थ, भूगर्भ में मतलब हम तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें वो बात लिखनी पड़ेगी, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या मदद मिली, इससे हमें यह पता लगता है कि भूगर्भ में द्रव्य लिखना, द्रव नहीं, द्रव्य जो पदार्थ मैटर, द्रव्य अथवा पदार्थ का वितरण एक समान नहीं है, का वितरण एक समान नहीं है, यानी पृथ्वी के अंदर का वितरण एक समान नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यानी कि हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या मदद मिली, इससे हमें ये मिल गई कि यानी पदार्थ फैला हुआ है। उल्का पिंड से हमें क्या मिलेगी, उल्का पिंड से मिलेगी कि भाई जो उल्का पिंड जैसे बना होगा उसके अंदर मिलेगा तो वो हो जाएगा, ये समझ में आया। अब हमने ये देख लिया उल्का पिंड संबंधी साक्ष्य, एक और डालो छोटा सा ही है, वो लिखो भूचुंबकत्व संबंधी साक्ष्य, बस इसके बाद छोड़ते हैं भूचुंबकत्व संबंधी साक्ष्य, भूचुंबकत्व संबंधी साक्ष्य, भूचुंबकत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, लब्धवक्ष बोला भी याद रखना, कोई पूछे पृथ्वी का आकार कैसा है तो किसी से कहना लब्धवक्ष बोला है। ठीक, भूचुंबकत्व जियोमैग्नेटिज्म रिलेटेड एविडेंसेस। अब देखो बस इसमें क्या है, लास्ट छोटा समझ लेना, भूचुंबकत्व लिखा है तो भूचुंबकत्व का मतलब क्या हो गया, और छोटा है अपनी लाइन में लिख लेना अपनी भाषा में, कुछ भी खाली समझा दे रहा हूँ। भूचुंबकत्व साक्ष्य या भूचुंबकत्व संबंधी साक्ष्य, इसका मतलब क्या, देखो पृथ्वी अगर जो ऐसी है ना, ठीक है, हमने बात करें कि पृथ्वी पे अगर स्वतंत्रता पूर्वक कोई
ऐसे फ्रीली अगर कोई हम अगर हमने मान लो कि चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और जानबूझ के इधर घुमाए तो अलग बात है, लेकिन फ्रीली अगर लटका दें हम, फ्री तौर पे लटका दें धागे से, तो क्या होगा, उसका नॉर्थ उत्तर दिशा में घूम जाएगा और साउथ दक्षिण दिशा में घूम जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पकड़ के घुमाए वो अलग बात है, लेकिन इसलिए हमें शब्द लिखना पड़ेगा कि फ्रीली लटकाने पर है, कोई बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र तो पूर्व लटका दें कोई चुंबक, तो वो क्या होगा, उसका नॉर्थ पोल उत्तर दिशा में घूम जाएगा। तो कंपास होता है ना, कंपास में वो निडल होती है, वो मैग्नेटिक होती है कि वो इसलिए कहते हैं कंपास देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरह, तो कंपास की निडल होती है वो मैग्नेट की तरह, तो वो अपने आप घूम जाती है, उधर पता चलता है इधर उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है। फिर जब उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है तो पूरा अपना अपना बाई कांड निकाल ही लोगे आप लोग। तो अगर उत्तर इधर है दक्षिण इधर तो पूरा इधर हो जाएगा, और उत्तर इधर है दक्षिण इधर तो पूरा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भूचुंबक, अगर हम चुंबक को लटका दें, चुंबक को बिल्कुल लटका दें, तो इसका मतलब वो नॉर्थ उसका पोल होगा वो उधर बढ़ जाएगा, नॉर्थ की तरफ उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा, और साउथ पोल साउथ दिशा की तरफ हो जाएगा। इसलिए हमने दिशा बनानी, लेकिन असलियत में जब हम अभी जियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, हमने एक एडिंग लगी थी स्थलमंडल में, जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे उल्टा है थोड़ा नीचे, लेकिन अभी इतना हमें इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना जोड़कर पढ़ना है। जब ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, जब यहाँ पे हम लिखेंगे भूचुंबकत्व, ये लिखेंगे जियो मैग्नेटिज्म लिखेंगे, तब हम उसको अलग लेवल पर पढ़ेंगे। अभी ख्याल है हमें इसको इससे रिलेट करना है, तो हम क्या समझेंगे कि जब हम चुंबक को ऐसे करके फ्री लटकाते हैं तो नॉर्थ पोल उसका और साउथ पोल यानी कि नॉर्थ दिशा उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है, उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है नॉर्थ पोल उसका चुंबक का, और ये दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इससे हमें यह अनुमान लग रहा है कि पृथ्वी के अंदर कोई पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबकीय गुण वाले, जो चुंबकीय गुण को धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या लिखोगे, इससे यह लगता है, इससे यह ज्ञात होता है, जब मतलब ऐसे लिखोगे, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के अंदर चुंबकीय गुण धारण कर रहे हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है उनके अंदर चुंबकीय गुण धारण कर रहे हैं। तो चुंबकीय, अब इसका यानी कि आंतरिक संरचना में मिल गया, यानी कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें चुंबकीय गुण हैं। अब चुंबकीय गुण किन किन में होते हैं, एग्जाम्पल लिख देना, यानी कि इससे हमें ज्ञात करता है, इससे हमें पुख्ता हो जाता है कि इसके अंदर Fe निकल जैसे तत्व पाए जाते हैं, यानी कि ये आयरन, इन जो आयरन है और ये निकल है, इनमें चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो ना, लोहा कितनी जल्दी चिपकता है चुंबक से, तो इसलिए आप बोलोगे इससे पता चलता है कि ऐसे आयरन और निकल जैसे तत्व पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ये हमें पृथ्वी से कितनी सारी जानकारी मिल गई। हम नीचे नहीं गए, बिना नीचे जाए देखो कितनी सारी जानकारी मिल गई हमें। अब हम और देखेंगे, अब हम भूकंप की तरंगें देखेंगे, वो थोड़ा लंबा है कि जब भूकंप आता है उसकी तरंगों को हम जब करते हैं कि तरंग ऐसे चल के आई कैसे आई, जो तरंग ने अफेक्ट करी, जब उसको हम सिस्मोग्राफ वगैरह उस पर उतारते हैं सिस्मोग्राफ पेपर पर, तो हम देखेंगे कि उससे हमें बहुत आइडिया लग जाए कि नीचे क्या है। ठीक है, तो ये अभी बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम आज तक रखते हैं हम लोग। ये रहा भूचुंबक वाला, अपने लाइन में लिख लेना अपनी भाषा में कि जब हम चुंबकों को फ्रीली लटकाते हैं तो उसका नॉर्थ पोल उधर हो जाता है, साउथ पोल इधर हो जाता है। ठीक है, तो हम अगला जो हम भूकंपी तरंगे संबंधी साक्ष्य है वो हम देखेंगे कल। ठीक, चलो आज तक रखो, धन्यवाद।